देखिए, आज के इस प्रोग्राम को, इस बैठक को जिंदगी देने के लिए हम चाहेंगे कि हमारे बीच में आली जनाब आजम चौधरी साहब, जो तप्पा उजियार का एक लाल है, जिनका ताल्लुक सिमरियामा से है। आप जानते हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जिन्होंने क़यादत और अपनी सबकी हिफाजत के बुनियाद पर आज अपने पैरों पे खड़े होकर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराया। और भाई अयूब साहब ने जो बैठने के लिए जगह दिया, और तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करते हुए, जिनके पास संगठन की जिम्मेदारी है। आपके सामने बैनर लगा है कि संगठन है तो हम सब हैं। बहुत बड़ा लफ्ज है, देखने में छोटा है, बहुत छोटा शब्द है। संगठन है तो हम सब हैं, यानी इत्तेहाद ही। जब किसी देश का बादशाह जालिम हो जाए तो इख्तिदार का मुकाबला हमेशा इत्तेहाद से किया जाता है, संगठन से किया जाता है। आज बहुत सारी कौमें सरकार में नहीं हैं, मगर उनके पास संगठन है तो उनसे कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है, जुल्म नहीं हो सकता उन पर। इसलिए संगठन को भी बहुत बड़ी ताकत संगठन से मिलती है। मैं चाहूंगा भाई आजम चौधरी साहब, जो उत्तर प्रदेश के महासचिव हैं, महामंत्री हैं, वो आपसे गुफ्तगू करेंगे। मैं एक बात चाहूंगा कि जोरदार तालियों से थोड़ा स्वागत कर दीजिए भाई आजम चौधरी साहब, आपसे मुखातिब। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बड़े बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आप सब यहाँ तशरीफ़ लाए, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस देश के हालात कितनी तेज़ी से बदल रहे हैं। इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं ये हमारा समाज सबसे ज़्यादा है। ये जो जुल्म हो रहे हैं, ये हालात पैदा हमने किए, क्योंकि हमने अभी तक सियासी सोच नहीं पैदा की अपने अंदर। हम दूसरों के पीछे रहे, हमेशा दूसरों को ताकत पहुंचाने का काम किया और जा करके दुआएं करते रहे, ऐ रब हमारी मस्जिद, हमारे मदारिस की तू हिफाजत कर। तो भाइयों, ये मुमकिन नहीं है क्योंकि बाहर हम किसी और को अपना अमीर चुन रहे हैं और रब से दुआ कर रहे हैं कि ऐ रब तो हमारी हिफाजत फरमा। ये मुमकिन नहीं है। साथियों, आपने देखा होगा 2012 में जब आपने एक थोड़ी सी अंगड़ाई ली, आपने एक विधायक बनाया यहाँ से, जिसने पूरे उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर एक इतिहास रचा, एक गंगा जमुनी तहजीब कायम की, जिन्होंने इंसाफ का बोलबाला 313 विधानसभा के अंदर कायम किया। इन्होंने मस्जिद, जितनी मस्जिदें थी सब पे लाइट लगवाई। वहीं मंदिरों पे भी, अगर जो 300 मस्जिदों पे काम किया तो 700 मंदिरों पे भी लाइट का काम किया। साथियों, आपने देखा होगा कि यही बगल में सफियाबाद रहा, आपका प्रसादपुर रहा, मूड़ारिया खुद रहा। कितने गांव के नाम मैं आपको गिनाऊं जहां आप बारिश के मौसम में पैदल नहीं निकल सकते थे। वहां डॉक्टर अयूब साहब ने आरसीसी रोड बनाया, जो आज भी मौजूद है, हम चल रहे हैं हम सब। साथियों, आप बताइए, पूरे विधानसभा के अंदर कोई ऐसी ग्राम सभा है जहां पे पीस पार्टी डॉक्टर अयूब सर्जन साहब का नेम प्लेट ना लगा हो? साथियों, हमें एक विधायक से, एक रहबर से, एक रहनुमा से क्या चाहिए जो हमारी हिफाजत करे, हमारा विकास करे। साथियों, पीस पार्टी सिर्फ मुसलमानों की ही पार्टी नहीं है, ये सर्व समाज की पार्टी है। साथियों, लोगों ने सिर्फ अब तक आपसे वादे किए, लेकिन पूरा पीस पार्टी ने किया। इस विधानसभा के अंदर न किसी जात धर्म, किसी के अंदर कोई भेदभाव ना करते हुए, सारे मजहब के मानने वालों के लिए, जो भी इस 313 विधानसभा के नुमाइंदे हैं, सबको सबका हक देने का काम पीस पार्टी ने किया। साथियों, आपने देखा होगा जिसकी रहनुमाई में जो हमारे बड़े नेता समाजवादी या बसपा से आते हैं, जिनकी आवाज पे हम लब्बई करते हैं। साथियों, आज आप नजर उठा करके देखिए, या तो वो लोग जमीन दोस्त कर दिए गए या तो सलाखों के पीछे डाल दिए गए। साथियों, जो फर्द अपनी हिफाजत नहीं कर सकता, वो समाज की हिफाजत क्या करेगा? साथियों, हम लोग एक बेहतरीन हुस्ने सलूक पेश करें, सारे लोगों को आपस में जोड़ें और एक मजबूत संगठन बनाएं। जिस समाज का संगठन नहीं होता उसका कोई वजूद नहीं होता।
साथियों, हमारे पास सब कुछ है, न हमसे ज्यादा किसी के पास इदारे हैं, न हमसे ज्यादा किसी के पास इबादत गाहें हैं। उसके बाद भी हम लोग अगर जो परेशान हैं तो जानते हैं क्या है, हमारे पास सियासी सोच नहीं है, सियासी कुव्वत नहीं है हमारे पास। साथियों, सियासी कुव्वत हमें पैदा करनी पड़ेगी, हमें संगठित होना पड़ेगा और सारे समाज को अपने साथ संगठित करना पड़ेगा। ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब हम हर समाज के लोगों की हिफाजत की गारंटी दें, उनकी हिफाजत करें, उनके सुख दुख में शामिल हों, तभी ये मुमकिन हो पाएगा। साथियों, मैं तो आपके बीच में रात दिन संघर्ष कर रहा हूं। जहां भी आपकी जरूरत पड़ती है, 12 बजे रात में जिस भी भाई ने मुझे याद किया, मैं आधी रात को उसके दरवाजे पे पहुंचने का काम किया। साथियों, इंशाल्लाह अगर जो आप लोग पीस पार्टी को मजबूत करते हैं, आने वाले कल में अगर जो आप अपना विधायक बनाते हैं, तो मैं आज इस सरजमी पे आपसे वादा करता हूं, इंशाल्लाह विकास की गंगा बहेगी जो आज तक न किसी ने बहाई है, न कोई आने वाले कल में बहाएगा। साथियों, मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी साथी अपना नाम और मोबाइल नंबर दे दें। अगर जो आप संगठित रहेंगे, हर गांव से 40-50 लोगों का हमारा संगठन हो जाएगा, तो यकीनन चाहे वो थाने के माध्यम से जुल्म हो रहा है या किसी और तरीके से जुल्म हो रहा है, इंशाअल्लाह ये भी जुल्म नहीं होने पाएगा। साथियों, संगठन की एक बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर खुदा न खास्ता आपके ऊपर कोई आपदा आ जाए, अगर जो आपका संगठन है, तो मैं कहता हूं आधे घंटे के अंदर 50,000 की तादाद में आपके नौवा गांव और दुधारा के अंदर लोग पहुंच जाएंगे, जहां जिनके साथ इतनी बड़ी तादाद होगी उनके ऊपर जुल्म नहीं हो सकता। साथियों, जुल्म को खत्म करने का वाहिद एक रास्ता है संगठन। आप संगठित हो जाओ, अपने समाज के साथ दूसरे समाज को भी मिला लो, इंशाअल्लाह आपकी हुकूमत बनने से कोई आपको रोक नहीं सकता। इंशाअल्लाह फिर कभी वक्त मिलेगा मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि वक्त बड़ा कम है। अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ान गिरामी, आपके भाई आजम चौधरी साहब जो आपसे मुखातिब थे, हालात हाजरा पर आपसे गुफ्तगू कर रहे थे। एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से फिर ऐलान कर दूं, आपके बीच में आली जनाब डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब साहब तशरीफ फरमा है। बहुत सारे लोग चाय की दुकानों से लेकर मकानों में बैठकर तमाम तबसरा करते थे कि डॉक्टर अय्यूब साहब बहुत अच्छा चले थे। 2012 में हम सब लोग काफिला लेके निकलते थे। आखिर वो कौन सी हिकमत थी कि जो आज हम कमजोर हुए हैं, उस पर भी पूरी जिम्मेदारी आपकी है कि जो आपके जहन में है, डॉक्टर साहब बात रखने के बाद बैठते हैं। ये तमाम चीजें जो बात में अभी एक चर्चा हो रही थी कि डॉक्टर अय्यूब साहब के पास वक्त बहुत कम था, सियासत में डॉक्टर साहब ने उस कमी को खत्म किया और हफ्ते में 3 दिन का वक्त दिया है, मंगल, बुध और जुमेरात, यानी बीफे 3 दिन। इसी तरीके से 3 साल से ये मुसलसल कार्य चल रहा है। 313 खलीलाबाद का शायद ही कोई गांव बचा हो, बहुत कम, जहां पे इस तरीके से जन चौपाल लगा के डॉक्टर साहब बैठने का काम न किया। बड़ा जलसा होता है, होता रहेगा, लेकिन वहां मुलाकात नहीं हो पाएगी, चर्चाएं नहीं हो पाती, अपनी बात कोई कह नहीं पाता कि हमारी ये कुर्बानियां रही तो आपने क्या किया। ये सारी बातों को सुनने के लिए जो आपके जहन में है, किसी भी पार्टी से आप वाबस्ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले आप हमारे भाई हैं, आप खड़े होकर, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, अभी चर्चा हो रही थी बाजार में, मैं बैठा था, कि डॉक्टर साहब बड़े नेक इंसान है और उन्हें चाहिए कि 2 बार चुनाव हार गए, कोई और क्षेत्र देख लें। मैं बड़े अदब के साथ बता दूं, डॉक्टर अय्यूब साहब राजनीतिक व्यापारी नहीं है। अगर व्यापार करना होता राजनीति के बुनियाद पर, तो लखनऊ में दुकान खुली है, सबसे बड़ी मंडी है। किसी पार्टी से टिकट लाते, जो भैया लोग आते हैं किसी शक्ल में, धन बांटते हैं, 15 दिन तक ऐसा सजा देते हैं कि तमाम लोग जो अपने सगे भाई को पहचानने के लिए तैयार नहीं होते। अल्लाह ने इतनी ताकत दी थी कि राजनीति का व्यापार करना होता तो डॉक्टर अय्यूब मंडी से किसी भी पार्टी से टिकट खरीद के लाते और यहां से विधायक हो जाते। लेकिन याद रखना, विधायक मंत्री बनना कबूल है, मगर किसी की ताबेदारी करके नहीं, बल्कि अपनी क़यादत, अपने परचम की हिस्सेदारी करके, ताकि खड़े होकर आप अपनी मर्जी से बोल सके। जब तक आप हिस्सेदार नहीं होंगे,
और याद रखना, इस मुल्क में जितनी छोटी छोटी कौमें थी, अगर आज वो सम्मान पाया है तो हिस्सेदारी की बुनियाद पर पाया है। कल तक जिसे कोई पहचानता नहीं था, जो डॉक्टर अयूब साहब के रहमो काम पे चलते थे, जिसे हमने तराशा था, जिसे डॉक्टर साहब ने सजाया था, आज वो सरकार में भगवान बन के बैठे हैं। चाहे वो संजय निषाद हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे उदित राज हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, उनका साथ जब उनके साथ मुसलसल 10 साल खड़ा रहा तो आज वो हिस्सेदार बन गए। और हमारे यहाँ 2012 से 17 तक आप खड़े रहे और इसके बाद फिर भाजपा को हम हराने लगे तो आज हिस्सा कहीं और चला गया, क्योंकि वो बड़ी पार्टी के लोग जानते हैं कि जब बगैर मांगे हमें सब कुछ मिलता है तो हम किस समाज को हिस्सा कैसे दे दें। इसलिए मेरे अजीज, जिसके जहन में जो भी बात है आप जरूर करें। डॉक्टर साहब आज भाषण देने नहीं, आपसे मुलाकात करने आए हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में इसी तप्पा उजियार इसी इलाके के एक जिम्मेदार हाजी शमसुद्दीन साहब हमारे बीच में है। चौधरी हाजी शमसुद्दीन साहब, जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए। मैं चाहूंगा कि अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्लाह बरकातहू। साथियों, आप लोग अपना कीमती वक्त देके यहाँ आए, आपका बहुत बड़ा शुक्रिया और इस्तकबाल करता हूँ। आप लोग से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग या हमारा समाज दूसरों को, जब हम 2012 में डॉक्टर साहब को जिताना चाहे तो हम जीत गए। उसके बाद जो है हम हराना चाहे, भाजपा को हराना चाहे और दूसरों को जिताना चाहे तो हम हार गए। ये सब कमियां हमारी हैं। अब हमें सोचना चाहिए। हमें बचपन से यही सिखाया गया कि हमारी जमात को राजनीति में से कोई मतलब नहीं है। हमारी रहबरी कांग्रेस करेगी, हमारी रहबरी सपा करेगी, हमारी रहबरी बसपा करेगी और हम इसी के पीछे उनको जिताते और भाजपा को हराते अपनी समाज की लुटिया डुबो दी है। आज जो हमारे हालात हैं देश में, हमारे कुचले इनकाउंटर सब किए जा रहे हैं, ये सब कमी हमारी है। हम आपसे यही गुजारिश करेंगे आप सारे लोगों से कि हम सब एक हों, अपने समाज के साथ में रहें, अपना मजबूत संगठन बनावें, पीस पार्टी के झंडे तले डॉक्टर अयूब के हाथों को मजबूत करें और पार्टी को आगे तक ले चलें और हम हराना छोड़ दें, जीतना सीखें। हम जीतेंगे कैसे? हम हमारे संगठन को और मजबूत करेंगे कैसे? हमारे जो दबे कुचले छोटे बिरादरी को लोग हैं उनको भी कैसे हम साथ में ले चलें। आज जो छोटे लोग थे जैसे संजय निषाद थे, छोटी सी उनकी 2-3% की वोट है, वो आज राज कर रहे हैं। हम जो है 20% वोट लेके मारे फिर रहे हैं, बेइज्जत हो रहे हैं, हमारे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तो इस सबके जिम्मेदार हम खुद हैं। हमको इस बात को सोचना है कि अब जो समय बीत गया वो गया, अब आगे हम खुद संगठित हों, हम अपने समाज को मजबूत करें, हम पीस पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें और डॉक्टर अयूब के हाथों को मजबूत करें। यही हमारा आप लोग से कहना है और आप लोग इसी बात पे विचार करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना वक्त दिया। अजीज़ान गिरामी, चौधरी हाजी शमसुद्दीन साहब आपसे मुखातिब थे, संगठन पर जोर दे रहे थे और हकीकत यह है कि 5 मरतबा मुअज्जिन भी हमें संगठित होने के लिए ही बुलाता है। मोहम्मद अरबी ने कहा है कि जब हमारी उम्मत कंधे से कंधा मिलाकर एक इमाम एक लीडर की अताअत मस्जिद में करते हैं तो मेरी आंखों को ठंडक पहुंचता है। नमाज तो हम घर में ही पढ़ लेते, खुदा घर में भी है, लेकिन जब संगठन के साथ जब खड़े होते हैं तो आपके सामने खड़े होते हैं। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मैं चाहूंगा कि आपके बीच में जिस पर चर्चा होना था, जो आपने बताया था कि SIR के बाद खासकर जो
संगठन पर चर्चा करने के लिए एसआईआर के बाद जो आज की तारीख में जनगणना चल रहा है, मकान गणना, उस पर चर्चा करने के लिए यासीन निजाम साहब आपसे बात करेंगे मुख्तसर में आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम। बहुत मुख्तसर में हम उन पहलुओं को छूने जा रहे हैं जो हमारा और दलित और शोषित समाज का वजूद का सवाल है, वो कैसे है उसी पर हम रोशनी डालना चाहेंगे। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले तक एसआईआर चला है और बड़ी खुशी हमें है कि हम तप्पा उजियार खलीलाबाद में जिस गांव में भी गए और जहां भी हम लोगों ने एसआईआर किया, कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिला जिसका वोटर लिस्ट में नाम ना आया हो। ये बहुत बड़ी कामयाबी हमारे लिए भी है और तप्पा उजियार के लिए भी है कि आपने जो सहयोग दिया, आपने जो बेदारी दिखाई, आज उसका फल है और उसी का नतीजा है कि हम संगठित होकर के हम वो काम कर पाए जो कि लगभग नामुमकिन सा था, लेकिन चूंकि टीम थी हमारी, संगठन था, हमने पूरे गांव में एसआईआर मुकम्मल कर दिया। लेकिन तशवीश तब शुरू हो गई जब जनगणना शुरू हुआ। जनगणना का नाम तो जनगणना है, लेकिन ये मकान गणना है। आप देखे होंगे लिखा हुआ CN 46। अब यहाँ CN 46 लिखा हुआ है, लेकिन एहतियात क्या करना है? क्या आपका नाम, आपका मकान संख्या उस जनगणना में दर्ज है? शायद नहीं मालूम होगा। तो वो ऐसे पहलू है जिन पे हम रोशनी डाल रहे हैं। 4-5 मोटी मोटी बातें हैं जिसको ध्यान रखना है। पहला ये ध्यान रखना है कि जो एसआईआर में आपका मकान संख्या था, वो जनगणना अधिकारी ने वही संख्या डाली है कि नहीं डाली है, ताकि उससे मैच हो जाए। और जब मैच होगा तभी जो जनगणना असल होनी है 2027 में, वो पूरी तरह से मेरा मानना है कि एनआरसी का रूप है। जब वो तीनों चीज मिलेंगी, एसआईआर, मकान गणना और आखिर में जनगणना, तब आप कहलाएंगे कि हाँ, हम भारतीय नागरिक हैं। उसी की बेचैनी, उसी की परेशानी हमें है कि आज इस धूप में, इतनी गर्मी में आपको हमारे पास ले आई है। 4 चीजें ध्यान रखनी है। एक, ध्यान रखना है कि जो एसआईआर में मकान संख्या था वो जनगणना अधिकारी ने वही डाला है कि नहीं डाला। मकान संख्या जो डाले उससे तो मतलब नहीं है। दूसरा, जिन लोगों का यहाँ एसआईआर हुआ वो यहाँ नाम डाले, जिनका मुंबई में, हैदराबाद में, दिल्ली में हुआ वहां डालेंगे। तीसरा ये है कि आपने फॉर्म सही से भरा है कि नहीं, या अधिकारी ने फॉर्म सही से भरा है कि नहीं। चाकू तरबूजे पे गिरे या तरबूजा चाकू पे गिरे, कटना तरबूज को ही है। गलती अगर जनगणना अधिकारी ने किया तब भी आप जिम्मेदार हैं, गलत जानकारी दी तब भी आप जिम्मेदार हैं, और अगर गलत भरी है तो आप पे एफआईआर हो सकता है। और जब एफआईआर होकर निश्चित तौर पे आपके मकान पे शक रहेगी, और जब शक रहेगी तो कार्रवाई उसी हिसाब से होगी। तो उसके लिए करना क्या है, ये मेरे पास फॉर्म है जिसमें 32 सवाल हैं। इन सवालों को भर लीजिए, फोटोकॉपी करा लीजिए, दोनों तरफ दस्तखत कर लीजिए, और जब जनगणना अधिकारी आए उससे कहिए हजरत ये तैयार है, आप किससे मुझे रिसीविंग करके दीजिए। क्योंकि हो सकता है हम घर पे ना हो, हम काम पे गए हों, नमाज पढ़ने गए हों, या अपने बिजनेस में गए हों, घर में माँ बहनें, पर्दानशी औरतें घर पे अकेली हों, न समझ पाएं, तो गलती हो सकती है। इसलिए इसको ले लीजिए, फोटोकॉपी करा लीजिए, इस पर सही से भर के साइन कर करके जो भी जनगणना अधिकारी आए उससे कहिए इसकी कॉपी मुझे दे दीजिए, इंशाल्लाह सही हो जाएगा। उसके बाद जो असल जनगणना होनी है 2027 में, वो तीनों का मिलान होगा। जब तीनों का मिलान हो जाए तो ऑटोमेटिक वो NPR होगा, यानी नेशनल पॉपुलर रजिस्ट्रेशन। उसके बाद NRC ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से आप सभी लोगों को मुहतात रहना, जिस तरह से हम लोगों ने एसआईआर में काम किया है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम संगठन बनाएं। संगठन का मतलब कि अगर किसी को कोई दिक्कत है, जानना है, हमको फ़ोन करेगा, इंशाल्लाह हम आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। या हमारे साथ ही आजम भाई हो, चाहे मौलाना तनवीर साहब हो, चाहे अयूब भाई हो, चाहे क्या नाम है यहाँ के हमारे सेक्टर अध्यक्ष हो, कोई ना कोई आपको आधे घंटे में पहुंच जाएगा। इतनी बड़ी सहूलत फराहम कर रहे हैं। जैसा कि आजम भाई ने कहा, थाने या कचहरी का कोई मामला हो, आप फ़ोन कीजिए, इंशाल्लाह आधे घंटे में वो पहुंच कर वो उस मामले को ठीक करेंगे। इसी तरह से जिस तरह से हम लोगों ने एसआईआर ठीक किया है और जिस तरह से हम लोग जनगणना ठीक करने जा रहे हैं, कम से कम 2-3 बुजुर्गों की सरपस्ती चाहिए और कम से कम 10 लोगों का नाम चाहिए। यही नहीं, और भी बहुत सारे काम हैं। हॉस्पिटल चल रहा है, हम लोग कैंप लगा रहे हैं, फ्री कैंप, उसका भी सहयोग मिलेगा।
अभी एडमिशन शुरू हो जाने जा रहा है, पैरामेडिकल का, टेक्निकल, उसका भी काम होगा। बहुत सारे फलाही काम जो हम लोग कर रहे हैं उसमें सहयोग मिलेगा। जब संगठन रहेगा तो हम ताकत में रहेंगे, ताकत में रहेंगे तो हमारी बात मानी जाएगी, जब हमारी बात मानी जाएगी तो हम पे जुल्म नहीं होगा। ये बहुत बड़ी ताकत है संगठन, उसी पे हम बात रखने आए। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज मदर साहब का शुक्रिया, चौधरी आजम साहब का शुक्रिया, हाजी शब्दीर साहब का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने इतना तवील वक्त दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ान गिरामी, 35 सवाल जो पूछा जाएगा उस पर चर्चा की, फॉर्म है, अगर कोई चाहेगा तो भी दे दिया जाएगा, फोटो कॉपी करा के लोग बहुत पसंद है। आइए बिला ताखीर, बगैर विलंब किए, बगैर देर किए, हम जिस अजीम शख्सियत को आपसे मुलाकात कराने के लिए आप जिससे चाहते थे तमाम सवालात करना, जिसके जहन में फिर मैं बावज़े कर दूं कि आज सिर्फ डॉक्टर अय्यूब साहब भाषण देने या तकरीर करने नहीं, बल्कि आपके जहन में जो भी सवालात हो, शिकायत हो, कमियां हो, परचाएं, जो भी हो, आप बेतकल्लुफ डॉक्टर साहब से आज बात कर सकते हैं पूरी तरह से। कोई नेता ऐसा नहीं होगा मैदान में बैठ कर कहे कि मेरे बारे में बताओ, कोई नहीं कहेगा कि मेरे यार मुझे उंगलियों में गिनवाओ, हमारे पीठ के पीछे हमें बुरा न कहो, आओ बैठे, मसला मिल्लत का है, देश का है, गरीबों का है, कोई नहीं कहेगा। इसलिए आप तमाम लोगों से मैं दरख्वास्त करूंगा कि मैं सीधे सीधे 313 खलीलाबाद, जिसे आपने विधायक बनाया था, डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब साहब को माइक दूंगा। मैं चाहूंगा कि फिर से आप जहन बना ले, मेरी मुराद अलीजनाब डॉक्टर अय्यूब साहब से है। एक बार जोरदार तालियों से आप इस्तेमाल कर दें। डॉक्टर साहब आपके सामने माइक पर आपसे बुला दें। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गांव के सभी उलमा किराम का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सभी ने अपना वक्त दिया। साथियों, ये SIR जनगणना देश के सभी लोगों के लिए है, मगर पीस पार्टी इस पर खास तौर पर क्यों काम कर रही है, इसकी कुछ वजह है। वो इसलिए कि मुस्लिम समाज के लिए ये बहुत ही खास है और दूसरे समाज के लिए नहीं है। वो इसलिए कि 2019 में भाजपा सरकार ने एक कानून बनाया था जिसको CAA या नागरिकता संशोधन कानून कहते हैं, और उस कानून के तहत हर मुस्लिम को, इस देश के सारे मुसलमानों को ये साबित करना पड़ेगा कि वो इस देश का नागरिक है। अगर वह हिंदू है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, तो उसको ये साबित करना नहीं है कि वह इस देश का नागरिक है, मगर मुसलमान को ये साबित करना पड़ेगा। इसलिए ये SIR और जनगणना मुस्लिम समाज के लिए बहुत ही अहमियत रखता है। अगर मुसलमान पूछताछ में ये कह देगा कि हम मुसलमान नहीं, हिंदू हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, तो उससे सवाल नहीं होगा। मगर वो कहता है कि हम मुसलमान हैं, तो उससे सवाल होगा, और उसको साबित करने के लिए उसे सबूत देना पड़ेगा। उसके कहने से कोई मतलब नहीं है। बस सबूत देने के लिए आपके मकान का कागज, घर का कागज, वोटर लिस्ट, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका राशन कार्ड, ये कोई सबूत नहीं माना जाता। इस कानून में है कि जितने पहचान पत्र हैं वो आपके सबूत नहीं है, आपके पासपोर्ट सबूत नहीं है। मगर पहले
जो वोटर लिस्ट बनते थे और आज वोटर लिस्ट जो बना है एसआईआर के बाद, दोनों फर्क है। इस बार एसआईआर के बाद जो वोटर लिस्ट बना है वो पहले के मुकाबले अलग है। पहले बार जो भी 18 साल से ऊपर रहता था अपना नाम दर्ज करा ले, उसका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो जाएगा। मगर इस बार के एसआईआर में ऐसा नहीं रहा है। इस बार के एसआईआर में नागरिकता का कानून जो इस देश का है, आज का कानून है, उसके हिसाब से जो साबित कर लेगा कि वो इस देश का नागरिक है, उसी का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज होगा। इसका दूसरा मतलब ये निकलता है कि एसआईआर के बाद जिसका नाम वोटर लिस्ट में है वो इस देश की नागरिकता का सबसे बड़ा सबूत है, मुस्लिम समाज के लिए सबसे अहम हथियार है। और यही वजह है कि पूरे प्रदेश में, सिर्फ इस संत कबीर नगर जिले में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में पीस पार्टी ने मुहिम चला करके लगातार मुस्लिम समाज का और समाज की जो कमजोर तबके के लोग हैं, दलित समाज के, पिछड़े समाज के लिए हैं, उनका एसआईआर में फॉर्म भरवाया है और उनको जो भी मदद हुई है, ट्रेनिंग हम दोनों नौजवानों को दिया है। साथियों, वो इसलिए कि मसला खास तौर पर मुस्लिम समाज से रिलेटेड है। अगर आप साबित नहीं कर पाओगे, अगर कोई भी साबित नहीं कर पाएगा, तो सारे प्रदेश के सारे जिलों में डिटेंशन कैंप बनाने का कानून पास हो गया है। डिटेंशन कैंप बन रहा है। गोरखपुर में डिटेंशन कैंप बन के तैयार है, आपके जिले में भी बन रहा है। डिटेंशन कैंप का मतलब ये होता है कि जो नागरिकता साबित नहीं कर पाएगा, और वो सिर्फ मुसलमान होगा, और जो साबित नहीं कर पाएगा उसको समाज में रहने की हैसियत नहीं होगी, बल्कि डिटेंशन कैंप में रहना पड़ेगा। और ये फैसला कौन करेगा? यह फैसला एसडीएम और सीओ स्तर का अधिकारी करेगा। और अधिकारी कैसे फैसला करता है ये आप सभी लोग जानते हो। सीओ अधिकारी वही फैसला करता है जो सरकार चाहती है, और सरकार कैसी है आप लोग महसूस कर सकते हो। इसलिए हथियार मजबूत कर लीजिए, आप पर आफत आए उसके पहले हथियार मजबूत कर लीजिए। साथियों, ये बात काम पीस पार्टी करेगी, मगर अखिलेश जी को, मायावती जी को, राहुल जी को इस पर कोई परेशानी नहीं है। आपका नाम एफआईआर में हो, लिस्ट में हो, आप विदेशी घोषित हो जाओ चाहे इंडियन घोषित हो जाओ, उससे क्या लेना देना। मगर एक बात और भी है, अगर आप विदेशी घोषित हो गए तो इसके खिलाफ मुकदमा आप जिला अदालत में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ सकते। ये कानून का हिस्सा है। इसको आपको विदेशी ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसलिए खास इंपॉर्टेंट है। और चूंकि पीस पार्टी वाक की पार्टी है, इसलिए पूरी ताकत से इस काम को कराने में लगी है। अब जो जनगणना है, इसमें हर चीज का गणना है। एक खास ख्याल रखना है कि जो लोग मुंबई में रहते हैं, ज्यादातर हमारे क्षेत्र के लोग मुंबई में रहते हैं, बाहर रहते हैं, सऊदी रहते हैं, तो जो लोग जहां एसआईआर का फॉर्म भरे हैं जनगणना में वहीं अपना नाम देंगे। अगर जनगणना उन्होंने यहाँ करवाया है, नाम आप एसआईआर में नाम यहाँ डलवाया, फॉर्म भरा है, और जनगणना अगर दूसरी जगह करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए जहां एक ख्याल रखने की बात है, सभी लोग इसको जानते नहीं, इसलिए हम लोग जो कानूनी पहलू है आप सभी के सामने रखना चाहते हैं। तो आज मकसद ये था साथियों, जो आज समाज की राजनीति है, जो दशा दिशा है, जिस तरीके का जुल्म और अत्याचार हो रहा है,
जो मजहब के नाम पर भेदभाव है, इसका भी एक मुकम्मल इलाज है। ये नहीं है कि ये जुल्म जो है वो हमारे मुसलमान होने की वजह से है। तो ये बात हम सभी को समझना है। अभी भाई शमसुद्दीन साहब ने कहा कि हम जब 2012 में यहाँ के लोग, खलीलाबाद विधानसभा के लोग जब जीतना चाहे चुनाव, तो हम चुनाव जीत गए। और तो भाजपा हार गई, सपा भी हार गई, बसपा कांग्रेस भी हार गई। मगर हम जब हराने जिताने लगे तो जिसको जिता रहे थे वो भी हार गई, और पीस पार्टी भी हार गई, और जिसको हरा रहे थे वो भी जीती। 17 में भी जीत गई और 22 में भी जीत गई। यही हाल पूरे प्रदेश का है। पूरे प्रदेश में करीब 150-155 ऐसी सीट है खलीलाबाद की तरह से, जहां हम जीतना चाहें तो हमें कोई नहीं हरा सकता। मगर हर जगह हम हार रहे हैं, क्योंकि हम दूसरे को हरा रहे हैं, दूसरे को जिता रहे हैं। साथियों, तो ये बात हम सभी को समझनी है। सियासत हम सभी को करनी है, जज्बात से काम नहीं लेना है। दूसरी बात, पीस पार्टी और डॉक्टर अयूब की मिल्कियत नहीं है। पीस पार्टी आपकी पार्टी है, मुस्लिम समाज की पार्टी है, कमजोर दलित भाइयों की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है। मैं विधायक रहा तो आप हमें बता दो, आपने तो पीस पार्टी का विधायक का कार्यकाल देखा है क्या? उसके पहले कभी किसी मदरसे में सोलर लाइट लगी थी क्या? क्या किसी मदरसे में कमरा बना था क्या बच्चों के लिए? क्या किसी मस्जिद के सामने लाइट लगी थी क्या? ये जो आप सड़क पे चल रहे हो, ये पीस पार्टी के संघर्ष से ये बना है सड़क। जब मैं विधायक नहीं हुआ था तो यहाँ पर लोग बरसात में धान बोते थे, प्रदर्शन करते थे, गड्ढा कितना इतना था। सिमरियावा का बाजार कैसी हालत थी। तो जो विधायक निधि का पैसा मिला वो हमने अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। हमने वो सारा पैसा जहां सड़क नहीं थी वहां सड़क इस्तेमाल किया। हमने आपका ये पैसा था वो आपको दिया। ये नहीं रहा कि हमने सारा का सारा पैसा वो हमने मुस्लिम समाज को दे दिया। नहीं, जिस समाज का जितना हक था वो सभी को उनको पहुंचाने का काम किया। तो फर्क क्या है डॉक्टर अयूब में और सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा के प्रत्याशियों में क्या फर्क है, ये आप सभी को समझना है। वो जितने प्रत्याशी हैं वो अपने फायदे के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, वो आपके लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। चाहे वादा कुछ भी करे, आप देख लो, पहले भी मुस्लिम भी हुए थे विधायक यहां से समाजवादी पार्टी के। तो कभी जो जितने भी रहेंगे सपा बसपा के, चाहे मुसलमान हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, जो भी रहेगा वो अपने लिए लड़ेगा। उसमें आपकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। एक पैसे की हिस्सेदारी आपकी उस विधायक में नहीं है। मगर दूसरा फर्क क्या है, समाजवादी पार्टी को जीतने से, बसपा को जीतने से, पीस पार्टी को जीतने से फर्क क्या है? सपा जीतती है, चाहे वो मुसलमान ही प्रत्याशी यहां से जीते तो ताकतवर समाजवादी पार्टी होगी, ताकतवर अखिलेश यादव जी होंगे, ताकतवर यादव समाज होगा। मुसलमानों की उसमें कोई पहचान नहीं है। यह नहीं है कि मुसलमानों की कोई हैसियत बढ़ जाएगी। आज समाजवादी पार्टी के लोकसभा का प्रत्याशी यहां से जीता है, निषाद समाज का 90-95% मुस्लिम समाज ने उसे वोट दिया। क्या उसमें कहीं मुसलमानों की हिस्सेदारी है क्या? क्यों भाई, है क्या? कोई मुसलमानों को कोई फायदा हो रहा है क्या? मुसलमानों की ताकत बढ़ी है क्या? तो बात बिल्कुल साफ है।
चाहे पूरा वोट दे दो, चाहे जान दे दो, चाहे जो कुछ कर दो, आपकी कोई पहचान नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। मगर वही 2012 में जब आपने पीस पार्टी को जिताई, तब मुसलमानों की सियासी हैसियत पूरे प्रदेश में चर्चा होने लगी कि नहीं होने लगी? होने लगी कि नहीं भाई? मुसलमान की सियासी पहचान हो गई, मुसलमानों की सियासी ताकत बढ़ गई। तो बात बिल्कुल साफ है। तो ये अगर चाहते हो कि डॉक्टर अयूब अपने लिए चुनाव लड़ रहा है या अपने लिए पार्टी चला रहा है, नहीं, बिल्कुल गलत है। जितना परेशानी डॉक्टर अयूब को है उतनी परेशानी आपकी है। अगर मुसलमान के अगर मस्जिदों पर बुलडोजर चलता है, किसी मुसलमान का इनकाउंटर होता है, अगर मदारिस पर, आपके मदारिस पर बुलडोजर चला है खलीलाबाद में, अगर खानकाहों पर बुलडोजर चलता है, तो मुसलमान होने के नाते डॉक्टर अयूब को दर्द होगा, अखिलेश जी को या मायावती जी को दर्द नहीं होगा, राहुल जी को दर्द नहीं होगा। क्या आप पर बुलडोजर चल रहा, मुस्लिम समाज पर इतना जुल्म हो रहा है, क्या समाजवादी पार्टी इसके लिए संघर्ष कर रही है? क्या इसके लिए लड़ाई लड़ रही है? क्या इसकी बात भी कर रही है? उसे क्या मतलब? पूरा का पूरा मुसलमान हिंदू बन जाए, अखिलेश यादव को क्या दिक्कत है? पूरा का पूरा मुसलमान यहाँ का खैलाबाद का वो डिटेंशन कैंप में चला जाए, अखिलेश यादव को क्या परेशानी है? मायावती जी को क्या परेशानी है? राहुल जी को क्या परेशानी है? मगर डॉक्टर अयूब को दर्द है, परेशानी है, इसीलिए डॉक्टर अयूब परेशान हो रहा है। तो अगर आप ये समझते हो कि ये डॉक्टर अयूब का मसला है, अगर आप ये समझते हैं कि डॉक्टर अयूब की पार्टी है, साहब मेरी पार्टी नहीं है। जिस तरह से आप जिंदा रह सकते हो, तो मैं भी जिंदा रह सकता हूं। इसमें दिक्कत क्या है? मगर मसला जो आपका है वही हमारा मसला है, और मसले का हल राजनीति से होगा। आप समझते हो बुलडोजर चल रहा है, आप हमें बता दो कि आज मोदी जी, योगी जी, आप समझ रहे हो कि बहुत ताकतवर हैं, अखिलेश जी, मायावती जी बहुत ताकतवर हैं। आप हमें बता दो कि मुसलमान अगर समाजवादी पार्टी को वोट न दे तो क्या समाजवादी पार्टी एक भी सीट जीत पाएगी? क्या क्यों भाई जीत पाएगी? एक भी जीतने की हैसियत नहीं है। अगर सपा को और कांग्रेस को मुस्लिम समाज ने वोट देना बंद कर दिया, खत्म हो गई, कोई वजूद बचा नहीं। तो मोदी जी और योगी जी और डॉक्टर अयूब और अखिलेश मायावती जी में क्या फर्क है? आज उनका समाज उनके साथ है और आज हमारा समाज हमारे साथ नहीं है, बस इतना ही फर्क है। और वोट की हैसियत जितना मोदी जी का समाज है, योगी जी का समाज है, अखिलेश जी का समाज है, मायावती जी का समाज है, राहुल जी का समाज है, अगर सभी को जोड़ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश में डॉक्टर अयूब का समाज उन सभी के जोड़ से ज्यादा है। और हम भिखारी की तरह से बने हुए हैं, हम उनसे मदद मांग रहे हैं, उनसे मदद मांग रहे हैं, उनसे मदद मांग रहे हैं। हमारी हिफाजत अखिलेश जी करें, यादव जी करें, चमार जी करें, ब्राह्मण जी करें, छत्री जी करें। साथियों, इसमें मैं अपने रब का एक हुक्म जो है वो कुरान में है, उसका जिक्र करना चाहूंगा। मेरे रब ने कहा कि अल्लाह भी उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम अपनी हालत बदलने की कोशिश न करे। बिल्कुल साफ है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों पर ही लागू होता है। मेरा रब सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं है। तो जो भी कौम दूसरे पर मुनहसर होगी, जो भी कौम अपनी हिफाजत के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपने इंसाफ के लिए दूसरे पर मुसहिब रहेगी, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती, कभी इंसाफ नहीं मिल सकता। हमने आजादी के बाद से हमने अपनी जिम्मेदारी, अपनी हालत बदलने की जिम्मेदारी हमने कांग्रेस को दे दिया
कि कांग्रेस हमारी हिफाजत करेगी, सपा हमारी हिफाजत करेगी, बसपा हमारी हिफाजत करेगी, और हमने अपनी हिफाजत करना छोड़ दिया। साथियों, यही सबसे बड़ी कमी हमारी रही है और इसी को हम सभी को दुरुस्त करना है। जब तक चमार भाई भी दूसरे पर मुनहसर रहा, यादव भाई भी रहा, तब तक उसकी हालत बर्बाद रही। जब सारे समाज अपनी हिफाजत करने लगे तभी वो कामयाब हुए। और जब तक काशीराम जी और मायावती के साथ अगर उनका समाज खड़ा न होता तो उसके समाज को हक इंसाफ नहीं मिलता। अगर अखिलेश जी के साथ, मुलायम सिंह के साथ उनका समाज खड़ा न होता तो आज यादव समाज तरक्की न करता। अगर हमारे नबी के साथ सहाबा न खड़े होते तो शायद आज हम मुसलमान न होते। तो बात बिल्कुल साफ है। न तो सिर्फ अकेले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला था, न काशीराम जी का सिर्फ अकेले मसला था, न मुलायम सिंह का अकेले मसला था। मसला पूरे समाज का है। इसीलिए मेरे रब ने कहा कि समाज जब अपनी बदलने की हालत कोशिश करेगा तब मैं उसकी मदद करूंगा, अगर नहीं करेगा तो कोई मदद उसकी नहीं कर सकता। अगर मेरा रब मदद नहीं कर सकता तो कोई मदद नहीं कर सकता। साथियों, यही पैगाम सिंपल मैं आपके बीच रखना चाहता हूं। ये जुल्म है। अगर आप इकट्ठा हो जाओ तो सबसे बड़ी और सबसे मजबूत पार्टी उत्तर प्रदेश में आप होंगे। फिर मोदी जी की और योगी जी की हैसियत नहीं होगी। बुलडोजर चलाना तो दूर, किसी मुसलमान की तरफ आंख उठाने की हैसियत नहीं होगी। वो इसलिए है कि हम कमजोर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। हम राजनीतिक ताकत नहीं है। यही है। अगर हमारी हैसियत बन जाती है तो हमारी सुरक्षा सिर्फ अपनी हो। तो जो बुलडोजर चल रहा मस्जिद मदरसे पर, खानकाहों पर, वो हमारी कमी की वजह से है। ये नहीं है कि मोदी जी योगी जी की ताकत की वजह से है, हमारी कमी की वजह से है। ये बात नसीहत हम सभी को चमार भाइयों से लेना चाहिए। जब तक वो संगठित नहीं थे तब तक गांव का गांव चमार भाइयों का जला दिया जाता था। आज वो संगठित हो गए तो एक मिट्टी का बना अंबेडकर की मूर्ति के एक उंगली तोड़ने की हैसियत भाजपा सरकार की नहीं है। एक मिट्टी की मूर्ति की अहमियत वो ज्यादा हो जाती है उस दलित समाज के, मगर हमारे इबादत गाहों की हैसियत कुछ नहीं रह गई है। मगर इसके लिए जिम्मेदार और कोई नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार हम खुद हैं। इसलिए साथियों, ये मजहब की लड़ाई नहीं है, ये जात बिरादरी की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है सत्ता हासिल करने का। ये लड़ाई है संगठित होकर के अपने भी इंसाफ लेने का और सभी को इंसाफ देने का। ये लड़ाई है और इस लड़ाई में जब तक हम लोग शामिल नहीं होंगे हमें न्याय नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा। यही पैगाम लेकर के हम आपके बीच आए हैं। आप सभी लोग आए, आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि किसी भी भाई को कोई भी सवाल हो वो पूछे। और इस असल मुहिम में हम सभी को आप लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर गांव में जब तक आप सभी लोग इसके जानकार नहीं हो जाएंगे तब तक काम चलेगा नहीं। क्योंकि इसके बाद सब पूछा जाएगा। जो सीए कानून है, नागरिकता साझा कानून है, ये पास हो गया है और ये हर घर में पूछा जाएगा नागरिकता साबित करने के लिए मुस्लिम समाज को। इसलिए मैं चाहता हूं कि कम से कम 10 नौजवान जो मोबाइल चलाते हों, जो जानकारी रखते हों, अपना नाम दे दें और कुछ बुजुर्ग उनकी सरपरस्ती के लिए अपना नाम दे दें, ताकि सबकी ट्रेनिंग हो जाए, सब समझ जाए और सभी लोग जो अपना भी नाम दर्ज करावे और सभी गांव के लोगों का नाम दर्ज करावे, चाहे कोई भी हो उसका नाम दर्ज करावे। और कोई सवाल आपके जहन में पूछना चाहे पूछें, इंशाल्लाह मैं आपके पास ही हाजिर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। सम्मानित साथियों, बस 10-5 मिनट और डॉक्टर साहब ने अपने